सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिवेद आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के इस डिस्कशन में हम महत्वपूर्ण जो आलेख हैं, जो न्यूज़ हैं, उनका डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे 28 12 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहने वाले हैं। जीएस 4 में आपको केस स्टडीज ही पढ़नी है। जीएस पेपर 2 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। शुरुआत करते हैं हमारी पहले न्यूज़ से। जो आयकर विधेयक है 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 उनको पारित कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 है, इनको भी पारित कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसको लेके बात करते हैं। तो देखिए, इसके पहले एक बिल और लाया गया था, तो उसमें कुछ तकनीकी व कानूनी त्रुटियाँ थी, जिसमें सुधार करके फिर से नंबर बिल 2 लाया गया है। तो इस पहले में क्या था कि जो टीडीएस रिफंड है उसको लेके कुछ इशू था। उसमें कहा गया था कि अगर आप देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये संशोधन कर दिया गया है कि अगर आप देर से भी रिटर्न दाखिल करते हैं तो भी आपको रिफंड मिलेगा। इसके अलावा AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये होता क्या, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर कोई कंपनी अपने लाभ को या फिर कर योग्य आय को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, तो उस स्थिति में क्या है कि उस कंपनी को एक अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स तो देना ही होगा, जिसकी दर कितनी है 18.5%। तो उसमें क्या है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले थे कंपनियां, उनको भी शामिल कर लिया गया था, यानी कि उन पे भी 18.5% की उस दर लगा दी गई थी। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो LLP हैं उनकी आय केवल अगर पूंजीगत लाभ से है, यानी कैपिटल गेन है, और वो कोई कटौती का दावा नहीं करते हैं, तो उन पे AMT लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब किस पे सीमित हो गया है AMT? केवल वे गैर कॉरपोरेट संस्थान जिन्होंने विशेष कटौती का दावा किया है उन पे AMT लागू होगा। बात करते हैं टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 की। तो देखिए, एक होते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन का मतलब हो गया जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं। तो जो सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको ये छूट दे दी गई है कि वो पूर्ण आयकर से छूट प्राप्त होगी उनको। 100% स्वामित्व वाली उनकी सहायक कंपनियां और खुद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो। तो ये पहले से प्रावधान था कि जो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है उसके लिए पहले से जो छूट प्राप्त थी। तो ये छूट किन किन के तहत मिलेगी? देखिए, अगर वो डिविडेंड हैं, ब्याज, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या कुछ अन्य जो लाभ प्राप्त करते हैं, उन सभी को पूर्ण आयकर से छूट प्राप्त होगी। इससे होगा क्या कि जो भारत में जैसे ONGC हैं, BPCL हैं, है कि उनकी जो नई रिफाइनरी परियोजनाएँ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जो पेंशन योजनाएँ हैं, उन पर भी कर लाभ का विस्तार कर दिया गया है। आपको पता होगा कि पहले NPS लागू था, नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम, और अब उसको बदल दिया गया है गारंटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से। तो गारंटेड यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें भी वही लाभ देने की बात कही गई है जो नेशनल पेंशन सिस्टम में थी। और आपको याद होगा जो नेशनल पेंशन सिस्टम वो किससे जुड़ा हुआ था? मार्केट से, यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था। उसी के अनुसार उसमें जो पेंशन होती थी उसमें कमी या ज़्यादा हो सकती थी। तो इसमें है कि अगर आप 60% तक विड्रॉ करते हैं एक मुश्त राशि, तो उस पे क्या है कि कोई कर नहीं लगेगा। तो NPS में भी ये था, उसको UPS में भी लागू कर दिया गया है। तो UPS के तहत कार्यकाल के दौरान जो भी जमा कोष होगा, अगर उसमें 60% तक आप एक मुश्त निकासी करते हैं तो वो कर मुक्त होगी। अन्य क्या प्रावधान किए हैं? तो अज्ञात दान होते हैं उन पर कराधान की बात कही गई है। तो देखिए, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनमें अगर अज्ञात दान प्राप्त होता है तो उस मामले में उन पे आयकर अधिनियम 1961 है, वो उसी मौजूदा प्रावधान लागू होंगे। हालांकि जो मिश्रित उद्देश्य वाले जो पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन हैं उनको भी छूट का दायरा रहेगा। विधान निर्माण में तीव्र प्रतिक्रिया की बात करें तो देखिए, इनमें इशू क्या रहा है? ये जो भी बिल पारित किए गए हैं ये वॉइस वोट के माध्यम से पारित किए गए हैं, यानी इन पे किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग ही नहीं हुई है। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। तो बिल को लोकसभा में बिना बहस के सिर्फ 3 मिनट में पारित कर दिया गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इससे भी वॉइस वोट के माध्यम से पारित किया गया है, कोई किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हुई है। तो विवाद क्या था? देखिए, जो विपक्ष है वो चाहता था कि इसे संसदीय जो समिति हैं उनके पास विस्तृत अध्ययन के लिए भेजा जाए, लेकिन सरकार क्या है, इसे सीधे ही पारित कर दिया। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये है वो संघीय ढांचे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध है। अब क्यों है ये? क्योंकि देखिए, जो खेल है वो किसका सूची है, किस सूची में है? राज्य सूची में शामिल है, और अनुच्छेद 246 है उसके ये विरोध है। तो राज्य सूची में कौन सी प्रविष्टि आती है? तो 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 33। ये आपको याद रखना, प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 की। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत है वो ओलंपिक जो बिड है उसमें बोली लगाने की तैयारी में है, जिसके लिए भारत को एक मजबूत और पारदर्शी खेल शासन प्रणाली की आवश्यकता है। और जो ओलंपिक चार्टर है उसके अनुसार ये है कि खेल जो प्रशासनिक ढांचा है वो वहाँ पे होना आवश्यक है। तो मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं इस बिल में? तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के गठन की बात कही गई है, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन और नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का गठन। इसके अलावा प्रत्येक मान्यता प्राप्त जो भी खेल हैं उनके लिए नेशनल और रीजनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर फेडरेशन है उनके गठन का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की। तो केंद्र सरकार को नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये बोर्ड क्या करेगा? राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देगा और उनके जो संलग्न इकाई हैं उनका पंजीकरण करेगा। हालांकि जो संशोधन किया गया है उसमें BCCI है उसको RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। इसको देखिए, BCCI है उसमें लगातार ये प्रयास रहा है, मांग भी रही है कि RTI एक्ट के उस अंतर्गत उसे लाया जाए। लेकिन देखिए, जो BCCI है वो क्या है? निजी संस्थान है। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि वो RTI के दायरे में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है उसमें भी BCCI को RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। बात करते हैं नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। उद्देश्य क्या है? खेलों में जो डोपिंग होता है उसको रोकने के लिए जो भी वैश्विक नियम है उनके अनुरूप बनाना। इसके अलावा जो यूनेस्को कन्वेंशन है डोपिंग के विरुद्ध उसको भी प्रभावी रूप से लागू करना इसका उद्देश्य है। तो प्रावधान किया गया है। तो देखिए, डोपिंग की इसमें परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा जो प्रतिबंधित पदार्थों की सूची और परीक्षण प्रक्रियाएं उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पे एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और अपील तंत्र को सशक्त बनाने का भी प्रावधान है। इसके बाद में अगली हमारी न्यूज़ है कि जो इटालियन जल विद्युत परियोजना है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये है कहाँ पे? देखिए, अरुणाचल प्रदेश का मैप में देखिए तो अरुणाचल प्रदेश है जो रेड में है, वो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ के आसपास ये है, तो याद रखिएगा यहाँ पे है इटालियन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3087 मेगावाट की विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। आपने नदियों को नाम सुना होगा, दिहांग और दिबांग। तो ये दिबांग घाटी में है और किस प्रकार की है? रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या होता है? रन ऑफ द रिवर, तो जैसे नदी बह रही है उसी पे कुछ बांध टाइप में बना के उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसका जो प्राकृतिक रन है, मतलब प्राकृतिक रूप से भाव है, उस पे कोई किसी प्रकार का इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो नदी प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, द्री और तंगोन। वहाँ पे क्या है कि कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों नदियों का जल अलग अलग जल मार्ग प्रणालियों से मोड़ा जाएगा। तो आप द्री नदी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, द्री नदी है ये माथुन नदी है, उसे आगे मिलकर ये तंगोन से मिलती है। तो द्री नदी है फिर माथुन नदी से मिलती है, और माथुन नदी है वो तंगोन नदी से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। और यही फिर जो एक इटालियन गांव है वहाँ पे दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। तो दिबांग नदी बनती कैसे? मान लीजिए पहले द्री नदी बह रही है, द्री, उसी में आके क्या फिर ये किस में मिल जाती है? मान लीजिए पहले से नदी है कौन सी? आपकी माथुन, और ये लास्ट में जाके किस में मिल जाती हैं? आपकी तंगोन में। और यही आगे जाके क्या कहलाती है? इटालियन गांव में दिबांग। तो दिहांग और दिबांग याद कीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती हैं।
तो पर्यावरण प्रभाव की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे बड़ा होगा कि भूमि विचलन होगा। यहाँ का जो भूमि का एरिया बहुत सारा वन भूमि है वो काफ़ी प्रभावित होने की संभावना है इससे। तो यहाँ वनों कौन कौन से वन पाए जाते हैं ये प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन है, वेट एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन, माउंटेन वेट टेम्परेट और मोइस्ट एल्पाइन स्कर्प, ये सभी प्रकार के वन यहाँ पे मिलते हैं, याद रखना आपको। इससे पेड़ों की भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में कटाई होने की संभावना है। वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उच्चतम संरक्षण प्राप्त हैं यानी शेड्यूल फर्स्ट में हैं, जैसे कि रेड पांडा, तेंदुआ, एशियाई काला भालू, क्लाउडेड लेपर्ड और बाघ। ये आपको याद रखने हैं कि ये कौन कौन सी जगह मिलते हैं, तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी बात है कि जो टाइगर है उसकी उपस्थिति को लेकर हालांकि विवाद है। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका कहना है कि वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से तो कोई दर्ज नहीं है कि कोई टाइगर है वहाँ पे, लेकिन ये संभावना है कि वहाँ पे हो सकता है कि टाइगर उपस्थित हों, तो उस पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो बात करते हैं उनकी पर्यावरणीय मंजूरी की। देखिए पहले भी इसको पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था वो 3 वर्ष पुराना है, तो उसके कारण इस पर विवाद उठा था। तो पुनः इस पर क्या है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है। किसने? जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है यानी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति है पर्यावरण मंत्रालय की, तो यही समिति है जो पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करती है। इसके बाद अगले न्यूज है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच प्रशासनिक अधिकार और न्यायिक पदों की गरिमा को लेकर विवाद चल रहा है काफ़ी। तो आपको याद होगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं उन्होंने आदेश पारित किया था। तो मामला देखते हैं कि मामला था क्या। तो देखिए 4 अगस्त को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उन जज को फटकार लगाते हैं और निर्देश देते हैं कि वो सेवानिवृत्ति तक कोई आपराधिक मामला नहीं सुनेंगे या उनको कोई ऐसा आपराधिक मामला सौंपा ही नहीं जाएगा। कारण क्या था कि देखिए ये जज थे, उन्होंने एक सिविल विवाद था उसको एक आपराधिक अभियोजन की अनुमति दे दी थी। तो इसको कारण क्या है, काफ़ी असहमति फैली, काफ़ी विरोध हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट जज का कार्यभार हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है कि कौन क्या करेगा, है ना। तो एक वर्ड सुना होगा आपने, मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है तो मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है, सीजीआई होता है। वैसे ही हाई कोर्ट में कौन होता है, वहाँ का चीफ जस्टिस होता है। वो निर्धारित करेगा कि किसी मामले में कौन सुनवाई करेगा, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र में ही नहीं है। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश वापस ले लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें माना कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो ही जो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, यानी कि उन्हीं को अधिकार है कि वो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कि कौन सा जज है वो क्या मामला सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि प्रशासनिक अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी हाई कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। तो हाल ही में जो ताज़ा सुनवाई है उसमें क्या कहा है, तो ये आपको याद रखने हैं, प्री में पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि हाई कोर्ट का जज है वो किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज से निम्न नहीं है, मतलब इक्वल स्थिति प्राप्त है। जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट या उसके जजों पर कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, ये याद रखना आपको। हाई कोर्ट के जज भी क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हें भी वही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को होता है। देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के निर्णय को उलट सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है या बरकरार रख सकता है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ न्यायिक अधिकार है उसका, प्रशासनिक अधिकार नहीं है। प्रशासनिक अधिकार हाई कोर्ट वाले मामले में जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसी का सारा अधिकार होगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा, ये याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि जो हाल ही में घटनाएं हो रही हैं हिमालय क्षेत्र में, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज से संबंधित नहीं हैं। तो देखिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 2025 में जो मानसून है उससे निचले हिमालय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं, वहाँ पे ये काफ़ी विनाशकारी रहा है। कई जगहों पे बाढ़ आई है, तेज़ कटाव हुए हैं।
तो क्या कहा जाता है कि ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। लेकिन जो लेखक है उनका कहना है कि ये स्थानीय और जो मानवीय कारण है वो ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, क्लाइमेट चेंज कम। तो देखिए बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी। तो बारिश और बाढ़ का क्या है, पुराना रिश्ता है। जहाँ जहाँ मूसलाधार बारिश होगी, बादल फटेंगे, तो ये हिमालय क्षेत्र में आम है ना। ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जैसे कि ऐतिहासिक उदाहरण 1880 में जो धराली है उसके पास भीषण बाढ़ आई थी। फिर 1978 में अलकनंदा और भागीरथी हैं, उनकी सहायक नदियों में भूस्खलन है ना। फिर अस्थायी बांध बने, फिर टूटकर भारी बाढ़ आई थी। 2011 में 80 गंगा घाटी उत्तराकाशी में बाढ़ आई है ना। एक जो बड़ी जल विद्युत परियोजना है उसके समेत बहुत सारे हानि हुई थी। 2013 में आपको केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी में जो ग्लेशियर फटे थे उसके कारण विनाशकारी बाढ़ आई थी। तो ये क्या है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसमें आम बातें हैं। बात करते हैं भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों की। देखिए आपको पता है कि हिमालय वो बहुत ही अस्थिर भूभाग है ना। यहाँ पे भूस्खलन, कटाव, भूकंप, तेज जल प्रवाह है ना, ये सभी कारण हैं। इसके अलावा मानसून होता है या फिर प्री मानसून होता है, तो वर्षा, जब उसमें वर्षा होती है तो छोटे छोटे जल स्रोत भी क्या है, काफ़ी विनाशकारी बन जाते हैं। तो बात करते हैं मेन कारण है मानव जनित कारण। तो देखिए वहाँ पे अनियंत्रित, अवैज्ञानिक और अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहा है। स्पेशली जो नदी किनारे हैं, नाले हैं या पुराने जो मलबा क्षेत्र हैं वहाँ पे है ना, काफ़ी निर्माण कार्य हो रहा है। तो अगर पहाड़ों में जो समतल भूमि है उसकी अगर कमी है के कारण लोग क्या है, जोखिमपूर्ण स्थान चुनते हैं, वहाँ पे वो निर्माण कार्य करते हैं, जिसके कारण जो एरिया है वो अस्थिर हो जाता है। इसके अलावा जो पर्यटन और धार्मिक यात्रा है उनका भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि 4 धाम यात्रा मार्ग है उसका चौड़ीकरण हुआ है, हेलीकॉप्टर सेवाएं, होटल, योग केंद्र, उनका लगातार विस्तार हो रहा है। यात्री संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण क्या है कि जो आपदा है वो काफ़ी भयंकर हो जाती है। शहरी विस्तार की बात करते हैं तो देहरादून में जो नालों और मौसमी जलमार्ग हैं उन पे कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। मसूरी में सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतिबंध के बावजूद बहुत सारे नए घर और होम स्टे निर्माण हुए हैं, अक्सर पुराने भूस्खलन मलबे पर। तो बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उस पर अंधा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हर आपदा को अब सीधे क्या है, जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया जाता है, तो ये काफ़ी गलत है। इससे क्या होगा, जो कि तत्कालिक और टालने योग्य कारण है जैसे कि अवैज्ञानिक निर्माण, लालच, लापरवाही है ना, इनसे ध्यान हटा लिया जाता है। वास्तविक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि हिमालय में मौसम पैटर्न में बदलाव, ग्लेशियर पिघलना है ना, ये क्या है कि दीर्घकालिक है और इनका प्रभाव भी गहरा होगा। लेकिन मानवीय जो लापरवाही है वो इनसे अलग है। इसके बाद एआई का जो बढ़ रहा है, किसमें, डिजिटल गवर्नेंस, शिक्षा में जो है उसके कारण क्या क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 से इसको जोड़ सकते हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो हाल ही में प्रकाशित 2 समाचार है जिसमें डिजिटल तकनीक के अति निर्भर उपयोग के खतरों को उजागर किया गया है। एक है कि जो शिक्षा है उसके प्रारंभिक चरण में एआई का प्रयोग और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, और दूसरी ओर जो रक्षा पेंशन पोर्टल है, स्पर्श और उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया है ना, वहाँ पे प्रशासनिक सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था का दबाव। तो ये 2 मुद्दे थे जिनमें काफ़ी एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी बल दिया गया है। तो जो लेखक हैं वो इसमें इनकी ज़मीनी कठिनाई क्या है और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव क्या है उन पर काफ़ी डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा में डिजिटल प्रयोग और एआई का प्रभाव। देखिए ये न्यूज़ हाल ही में चर्चा में रहा था कि महाराष्ट्र है वहाँ पे एआई संचालित आंगनबाड़ी है, उसकी शुरुआत की गई है। तो इसके अंतर्गत इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड पर चित्र बनाने और वर्चुअल जंगल में मगरमच्छ पहचानने जैसे अनुभव दिखाए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, कि शुरुआती शिक्षा में ही क्या है, डिजिटल व एआई तकनीकी का समावेश करना। लेकिन इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। आलोचना का आधार क्या है, देखिए ये है क्या है, शिक्षा के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उनसे बच्चों को काटता है, मतलब उनसे अलग करता है। वास्तव में क्या होना चाहिए कि बच्चे हैं वो वास्तविक दुनिया से जुड़ें और उससे समझ विकसित करें। लेकिन अगर एआई का प्रयोग होता है तो ये जो क्षमता है ये काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। जो प्रारंभिक शिक्षा है हमारी पहले से ही बहुत हाशिए पे है, बहुत ही बुरी स्थिति में है।
अगर ये प्रयोग किया जाता है, एआई को डिजिटल प्रयोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, तो गुणवत्ता और भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। हमारे जो शिक्षक हैं, है ना, उनकी भूमिका और पेशेवर क्षमता है वो पहले से काफ़ी कमज़ोर है। शिक्षण प्रशिक्षण पहले से अप्रचलित व सीमित है, तो शिक्षक ही इसके योग्य नहीं है अभी। और दूसरा है कि जो परंपरागत व्यवस्था है उसी में शिक्षक हैं वो नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, तो डिजिटल प्रयोग और एआई का प्रयोग है वो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो शिक्षण प्रशिक्षण है वो भी काफ़ी अप्रचलित व सीमित है। बात करते हैं मानवीय जुड़ाव बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए, जो शिक्षण का कार्य है वो किस पे आधारित है कि शिक्षक और छात्र के बीच मानवीय संबंध पे आधारित है। तो ये एक संबंधात्मक गतिविधि है ना। और प्रारंभिक स्तर पे तो ये आवश्यक है कि जो शिक्षक और छात्र है उसका जुड़ाव हो, वो समाज के साथ जुड़े, उससे सीखे। सिर्फ इंटरेक्टिव बोर्ड और वर्चुअल रियलिटी है उससे बच्चों को जो स्वाभाविक रूप से जो जुड़ाव होना चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जो दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं वो काफ़ी नकारात्मक होंगे। सेकेंड है कि जो प्रशासनिक सेवा हैं उनमें डिजिटल व्यवस्था की चुनौतियाँ। देखिए, स्पर्श पोर्टल है, तो इसमें क्या है कि जो सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है उनके लिए पेंशन सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये सब है। तो यहाँ पे क्या समस्याएं क्या हैं, तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कनेक्टिविटी और स्पीड की कमी ऑलरेडी है। इसमें जो विवरण भरा जाता है वो काफ़ी जटिल है। अनुपालन संबंधित कठोर मांगे हैं, है ना, जो कि जो बुजुर्ग पेंशन भोगी हैं उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि केंद्रीकृत डिजिटल प्रवेश प्रणाली की शुरुआत की गई है। पहले क्या होता है, इसमें एमसीक्यू आधारित परीक्षा होती है, फिर कोर्स और संस्थान में उसके जटिल विकल्प होते हैं। तो इसमें समस्याएं क्या हैं, देखिए इससे क्या होता है कि जो समय और प्रयास है उसकी भारी बर्बादी होती है। छात्रों के लिए प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, उलझाऊ प्रक्रिया होती है, चाहे वो पहले से ही डिजिटल तकनीकी रूप से दक्ष क्यों ना हो। तो इसे क्या कहा जाता है, टीथिंग ट्रबल कहा गया है। तो टीथिंग ट्रबल कह के इसको टालना सही नहीं है, ये डिजिटल दक्षता के लिए अंधी आसक्ति का एक परिणाम है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी OCO। तो देखिए जो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन है उसने कहा है कि जो नासा है वो OCO2 और OCO3 उपग्रह मिशन है उनको बंद कर दें। तो ये उपग्रह क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय CO2 है ना, उसकी निगरानी करते हैं और फसल स्वास्थ्य का आकलन करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपग्रह थे, लेकिन जो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन है वो चाहता है कि इनको समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इनकी आर्थिक लागत है वो बहुत ही ज़्यादा है। नासा का भी तर्क है कि ये जो मिशन है वो जो अपना प्राइम मिशन था उसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बजट प्राथमिकता के अनुसार इसे बंद किया जाना चाहिए। इसके बाद में एक ग्लेशियर चर्चा में है, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर स्थान कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना में है। विशेषता की बात करें, देखिए ये दशकों से स्थिर है, जबकि दुनिया के जो अधिकांश बड़े ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। महत्व क्या है, तो देखिए लॉस ग्लेशियोरेस नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो यहाँ पे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन हाल ही में जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार ये ग्लेशियर है ये पतला होता जा रहा है ना। तो ये है कि संभावना है कि भविष्य में ये भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और ये ग्लेशियर पिघल सकता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है कि जो ICICI बैंक है उसके द्वारा न्यूनतम वार्षिक औसत जो शेष है यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसमें भारी वृद्धि की गई है। उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50,000 कर दिया गया है कि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसको PYQ के रूप में MCQ के रूप में सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला है कि RBI सभी बैंकों के लिए न्यूनतम वार्षिक औसत शेष की सीमा तय करता है। दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने MAB न रखने पर पेनल्टी समाप्त कर दी है। ICICI बैंक ने अगस्त 2025 में मेट्रो क्षेत्रों में 50,000 कर दी है MAB। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपको याद रखना है MAB का निर्धारण कौन करता है, क्या RBI करता है, तो नहीं, RBI इसका निर्धारण नहीं करता है। तो निर्धारण कौन करता है, बैंक स्वयं करते हैं कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए ये बैंक निर्धारित करेंगे, न कि RBI। तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाता है, तो ये आप हट जाएंगे। फिर अगर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने जो MAB है उसको न रखने पर पेनल्टी समाप्त करती है, तो 2020 से बाद में से ही ये देखा जा रहा है कि जो लगभग सभी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने इसको समाप्त कर दिया है, तो ये सत्य है। और ICICI बैंक ने इसको 50,000 कर दिया है, तो ये भी सत्य है। तो इसका आंसर होगा B। तो इस आज का डिस्कशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।